आज भी जब दिल्ली बैठा कोई आदमी न्यूज़ पढ़ता है और ये समझता है कि श्रीनगर में 3 लोगों की हत्या की गई, आपको लगता है आज हालात ऐसे हैं कि दिल्ली से उठ के, गुजरात से उठ के कोई आदमी श्रीनगर जाएगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए? वो जम्मू का जो युवा है वो आहत है, किस बात को लेके आहत है। और जम्मू में जहां आप समझते थे कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सोच अलग है, उन्होंने गन नहीं उठाई है, वो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको भी आपने वंचित किया 4G से। नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 31 अक्टूबर को से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और उसी दिन 31 अक्टूबर को इसे यूटी का दर्जा दे दिया गया और आज 1 साल हो चुका है। और उससे पहले की बात करें अगस्त की, 5 अगस्त की, तो तब 370 और 35A उसके साथ क्या हुआ ये भी आप लोग जानते हैं। ये दो बड़े फैसले थे जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हुए थे और ये इसलिए किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में जो रुकावटें हैं, जो रुकी हुई डेवलपमेंट हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोगों की यहाँ पर परेशानियाँ हैं, उसको दूर किया जाएगा इसके हटने के बाद। यही सब दलीलें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से दी गई थी। और आज जब 1 साल हो चुका है तो क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? क्या यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हुई हैं, लोगों की परेशानियाँ दूर हुई हैं या जस की तस बनी हुई हैं? आप भी बेहतर जानते हैं। और इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेके अपनी पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, यही सब सवाल हैं आपसे भी। 1 साल हो चुका है, क्या दलीलें थी कि डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर में, जो लोगों की परेशानी है वो दूर होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी? क्या ये सब कहीं दिख रहा है कि 1 साल में कुछ भी यहाँ पर उस तरीके का फ़र्क हुआ है? देखिए, आपने बड़ा एक रेलेवेंट सवाल उठाया है और मुझे लगता है कि जो ये 1 साल पिछला गुज़रा है, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक सबसे मुझे लगता है एक काले वर्ष के रूप में याद रखा जाएगा। ना कि इस कारण से कि 370 तोड़ी गई और 35 से हटाया गया, बल्कि उसके बाद जो वादे किए गए थे या उससे पहले जो वादे किए गए थे और जो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बताया गया था कि जिन कारणों से इसका टूटना ज़रूरी है, वो सब बातें, वो सारे वादे, वो सारे आश्वासन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिट्टी में मिल गए। उनको उनकी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। चाहे वो रोज़गार का मसला हो, चाहे वो कारोबार का मसला हो, चाहे वो पैकेजेस का मसला हो, चाहे वो स्पेशल ट्रीटमेंट का मसला हो। हमको एक बात समझनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर जो अर्स्टवाइल स्टेट थी वो एक डोगरा स्टेट थी। वो डोगरा राजाओं ने, वो डोगरा आर्मी के रूलर्स ने उसको गिलगित बल्तिस्तान तक बनाया था, एक कॉम्पोजिट स्टेट खड़ी की थी। और हमेशा से ये कहा गया कि 370 जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है डेवलपमेंट में, देश के साथ मिलने में। और जब ये तोड़ी गई उसके बाद के हालात आप देखिए कि तकरीबन आज तकरीबन क्या पूरा 1 साल होने को है और उसके बाद भी जो लोगों में, जो आम जनमानस है, चाहे वो जम्मू का है, कश्मीर का है, मैं जम्मू की बात अगर करूं तो जम्मू के युवाओं में भी रोष है। जम्मू के युवाओं में, जम्मू के नौजवानों में, जम्मू की महिलाओं में, जम्मू के बुज़ुर्गों में एक खुशी जो महसूस होनी चाहिए थी वो नहीं है। वो केवल यही कारण उसका एक है कि जो वादे किए गए थे और जिस तरह से एक के बाद एक कानून थोपे गए और जिससे जम्मू के लोगों को आज लग रहा है कि हमारा इस्तेमाल जो भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में किया, आज बिहार इलेक्शन में एक ही बात की जाती है, 370 तोड़ दी, हमने ऐसा कर दिया, पर जो उसके बेनिफिट जम्मू के लोगों को मिलने थे वो कहीं नहीं नज़र आ रहे। नौकरियां नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई, उसके कारण जो प्राइवेट सेक्टर था उसने भी लोगों को हटाना शुरू कर दिया। आज आप जम्मू के बाज़ारों में जाएंगे, फेस्टिवल सीज़न है, आपको रौनक नहीं दिखेगी, दुकानें खाली हैं, दुकानदार खाली बैठे हैं। क्या कारण है? क्योंकि बाहर से यात्रु नहीं आ रहा है, बाहर से टूरिस्ट नहीं आ रहा है, कश्मीर खाली पड़ा है। सो आज उस बात को जस्टिफाई करने के लिए जो कदम आपको उठाने चाहिए थे वो कहीं लगता है लोगों को नहीं उठाए गए। और आज आपने प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दिया, आपने डोमिसाइल लॉ लाया पहले, उसको भी फिर बाद में लोगों के प्रेशर। इसी पे मैं सर बात करना चाहूँगा कि ये सब अगर जो मेन लीड अभी पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, वो सब कर रही है, यहाँ पर उन्हीं का राज चल रहा है क्योंकि सेंटर की तरफ से है।
अब अगर अपोजिशन कुछ बोलती है तो ये भी देखने को आ रहा है कि अपोजिशन ये कह रही है कि जैसे हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा, लेकिन जब बीजेपी की पार्टी करना चाहती है तो उन्हें खुली छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमें ना धरना करने दिया जा रहा है। क्या ये भी वजह है कि अपोजिशन ही इतनी वीक कर दी गई है जिसकी वजह से जो बीजेपी चाहती है वो होता जा रहा है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँगा, जो तो कश्मीर बेस्ड पार्टीज़ हैं, उनका एक अलग एजेंडा है, उनकी एक अलग, मुझे लगता है जम्मू में इनिशियली प्रतिबंध लगे थे, चाहे कांग्रेस पे लगे थे और बाकी पार्टियों पे लगे थे, लीडरशिप उनकी अरेस्टेड थी, हाउस अरेस्ट में थी, पर काफ़ी समय से ये आज़ादी है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। पर सवाल यहाँ प्रोटेस्ट करने का नहीं है, जो साइलेंट प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर बीजेपी उसको देखना नहीं चाहती, जो जो सोशल मीडिया पे आज लोग अपनी दिल की जो भड़ास है निकाल रहे हैं, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आहत हैं। क्यों जम्मू का जो युवा है वो आहत है, किस बात को लेके आहत है, और क्यों आप अगर गांव में चले जाएं तो लोग परेशान हैं, क्योंकि जो डिलीवरेबल एक्सपेक्टेड था, जब यहाँ कहा गया था कि इतनी डेवलपमेंट आएगी, इतने पैसे आएंगे, इतने निवेशक आएंगे, आज तक आया कोई नहीं है। एक साल शायद कम समय भी हो सकता है, पर एक साल में क्या कहते हैं, जिस तरह से इनकी कार्यप्रणाली नज़र आ रही है, वो ब्यूरोक्रेसी राज कर रही है, मनमानी कर रही है, अफसरशाही अपने दिल की चला रहे हैं। यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो आपके पास है नहीं, जो कॉरपोरेटर्स हैं शहर में इलेक्टेड हैं, वो भी पावरलेस हैं, उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। सो जम्मू में स्मार्ट सिटी अगर बन जाती है डिक्लेयर करने से, तो केवल बनेगी नहीं, तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो आप प्रोवाइड हम कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना मानना है कि आज इतना सब जिसको ये क्लेम करते हैं कि हमने जम्मू के लिए किया, जम्मू देश भर में उसको चला रहे हैं, वो धरातल पे वो कहीं लोगों को नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए लोगों में आक्रोश है। अगर देखा जाए, क्योंकि ये सेल्फ वो अपनी तरफ से ही अपनी तारीफ़ें अगर देखा जाए पूरे देश में बीजेपी की तरफ से तो वो की जा रही है, अगर आम जनता से पूछा जाए तो उनमें रोष है। सबसे बेसिक फैसिलिटी में अगर जम्मू कश्मीर में बात करूं, इस वक्त पिछले एक साल से जो बच्चा बच्चा भी रो रहा है, 4G की बात की जाए, इसके बियॉन्ड मैं बात नहीं करता हूँ, पहले इसकी जो बेसिक फैसिलिटी है इस वक्त पूरे देश में जो है, यूथ को जो चाहिए होता है वो इंटरनेट चाहिए पढ़ाई के लिए, उनके एग्ज़ाम्स के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करने होते हैं, तो जम्मू कश्मीर में यही बेसिक फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल रही है। हालांकि अब जब डिजिटल मार्केट है तो आपको बिजनेस भी उसी पे करना है, तो अब अगर वो यही नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि वो यहाँ पर ग्रोथ हो रही देखिए, है? ये बड़ा सवाल है, ये सवाल सारे अहम है। 4G का सवाल जो है, जिस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है, आपने 2 डिस्ट्रिक्ट में खोल दिया, आप क्लेम करते हैं कि मिलिटेंसी पे अंकुश लग गया, कल 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर में मार दिए जाते हैं, नौजवान। क्यों? उनका उनका कसूर क्या था कि केवल वो एक राजनीतिक सोच के साथ आगे जा रहे थे। तो अगर कश्मीर में आज भी हालात ऐसे हैं कि अलग एक विपरीत राजनीतिक सोच को मारा जाता है, सरपंच कितने मारे गए, कश्मीरी पंडित सरपंचों की हत्या हुई, यहाँ से बस एक सरदार सरपंच की हत्या हुई, ये क्यों हो रहा है? इसका कोई कनेक्शन 370 के साथ नहीं, वो एक अलग सोच है, विचारधारा है, पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो वहाँ चल रहा है, उसमें 370 में कोई कमी नहीं आई। कमी आई कि आपने जो एलिनेशन थी वो बढ़ा दी। इवन जम्मू में, जहां आप समझते थे कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी सोच अलग है, उन्होंने गन नहीं उठाई है, वो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको भी आपने वंचित किया 4G से। आपके पास कोई जवाजियत नहीं है कि आप बताएं कि 4G उधमपुर में चल सकता है, गांधरबल में चल सकता है, और जम्मू में क्यों नहीं चल सकता? और जबकि आपकी डिपेंडेंस है, आप जानते हैं कोविड की वजह से सब बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अब तो लॉ के एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं। सो कहाँ से वो हर आदमी घर पे फाइबर लगा नहीं सकता, फाइबर भी अभी लगना शुरू हुआ है, और फ़ोन का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, आप ये लेटेस्ट देखिए जो ये लैंड लॉ लाया। इसी पे सर बात करना चाहता हूँ। लैंड लॉ इन्होंने लाया, आप लोगों ने विरोध भी किया, आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। क्या लैंड लॉ लाने से पहले इनको, जो कश्मीरी इतनी देर से अपने लिए रो रहे हैं अपनी बातों को मनाने के लिए कि हमें बसाया जाए कश्मीर में, उनको वापस भेजा जाए, क्या पहले उनको बसाना चाहिए या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करनी? देखिए, लैंड लॉ लाना कोई बुरी बात नहीं है, बाहर से इन्वेस्टमेंट यहाँ आना कोई बुरी बात नहीं है, लोगों को रोज़गार मिलना कोई बुरी बात नहीं है, पर एक बात आप देखिए कि पूरे देश भर में कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ एथनिक माइनॉरिटीज़ बसती हैं, और डोगरा माइनॉरिटी, अगर हम डोगरा की ही बात करें अभी, तो डोगरा भी एक एथनिक माइनॉरिटी है।
अगर अपने प्रेजर्वेशन के लिए, अपने कल्चर की प्रेजर्वेशन के लिए, अपने अपने कस्टम्स की प्रेजर्वेशन के लिए, उनकी सेफगार्ड के लिए अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो वो देशद्रोही नहीं होगा। अगर हिमाचल में आप लैंड लॉज दे सकते हैं और जहाँ पे प्रतिबंध है बाहर के आदमी पे खरीदने पे जब तक कि वो डोमिसाइल ना हो, अगर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट में दे सकते हैं, अगर उत्तराखंड में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ हो सकता है, तो फिर जम्मू में क्यों नहीं? तो आपको लगता तो है कि जम्मू में जो लोग, मुझे लगता है, मैं आपके माध्यम से उनको भी आह्वान करना चाहता हूँ कि इस मामले में सब लोग इसमें इकट्ठा हों, अगर वो डोगरा आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रहार जो होगा वो डोगरा आइडेंटिटी पे होगा। आज भी जब दिल्ली बैठा कोई आदमी न्यूज़ पढ़ता है और ये समझता है कि श्रीनगर में 3 लोगों की हत्या की गई, आपको लगता है आज हालात ऐसे हैं कि दिल्ली से उठ के, गुजरात से उठ के कोई आदमी श्रीनगर जाएगा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए? आज इन्वेस्टमेंट के लिए या रहने के लिए अगर कहीं साजगार माहौल है तो जम्मू में है। और जो सबसे बड़ा प्रेशर, यहाँ लिमिटेड लैंड बैंक है। आज हम और आप भी जानते हैं क्या रेट यहाँ मकान बनाना कितना मुश्किल है एक साधारण परिवार के आदमी के लिए। तो ये तो और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और फिर जो कल्चरल प्रहार हमारे पे होने वाला है, डोगराज तो आगे ही माइनॉरिटी में है और कम श्रिंक होते जा रहे हैं, और उसको बचा पाना ऐसे हालात जो बीजेपी ने क्रिएट किए सिर्फ अपने वोट बैंक को देश भर में बनाने के लिए। और अगर ये संवेदनशील होते तो ये ज़रूर लैंड लॉज में भी कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते जिससे यहाँ के कल्चर की प्रेजर्वेशन जो है होती, जहाँ यहाँ की बात होती। कश्मीर की जहाँ तक बात है, वहाँ हालात ऐसे हैं, वहाँ आज कौन इन्वेस्ट करने के लिए जाएगा, और कहाँ से, जहाँ टूरिस्ट इतना है ही नहीं, तो वो होटल, तो जितने होटल हैं वो तो ऑलरेडी अप फॉर सेल हैं। पर जहाँ बिजनेस ही नहीं है, तो वहाँ यह सोचने की बात है कि जो वोट आपने जब जम्मू से लिया, आपको जम्मू ने एमएलए जिता के दिए, एमपी जिता के दिए, और उसके बाद आप विश्वासघात भी जम्मू के साथ ही करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के आगे आपको उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। कुछ लोग समझते हैं कि बीजेपी के समर्थक जो लोग हैं वो समझते हैं कि अगर हम ट्विटर पे या फेसबुक पे कुछ कमेंट डाल के कामयाब हो जाएंगे। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि आज लोग आहत हैं इस प्रेजेंट लैंड लॉ की प्रेजेंट फॉर्म से, और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो लोगों की विश्वास को जीतना चाहती है तो उनको इसमें कुछ चेंजेस लानी होंगी। सर, अगर हम बीजेपी के जम्मू कश्मीर के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो जब हम उन्हें काउंटर अटैक करते हैं कि क्या सहूलियत मिली है, तो वो सीधे जो उन्होंने की होती है यहाँ पर, जो चीज़ें की हैं कि ये हो गया है, हमने यूटी बना के यहाँ पर तब्दीली इसलिए की डेवलपमेंट हो रही है, हमने जो भी चीज़ें उन्होंने उनकी तरफ से हुए वो सिर्फ हमें डेवलपमेंट गिनाते जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने डेवलपमेंट की है वो सही है? देखिए, डेवलपमेंट पहले नहीं हुई क्या? पहले यूटी बनने से पहले जम्मू में फ्लाईओवर नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, एम्स पहले नहीं आया था, उससे पहले मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार में, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें जब रही, डेवलपमेंट तो होती रही है। डेवलपमेंट का कभी भी रुकावट नहीं थी 370 के होते। कुछ चीज़ों में रुकावट ज़रूर थी, और वो रुकावट यहाँ की लीडरशिप की वजह से थी। अगर आज जम्मू में एक प्राइवेट हॉस्पिटल आज तक बड़ा अपोलो या मैक्स या दूसरे फोर्टिस नहीं आए, वो जम्मू की लीडरशिप और जम्मू को जिन लोगों को चुना उनकी कमज़ोरियों की वजह से थी कि क्यों नहीं लाए गए। आज कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर सफ़र करना पड़ रहा है तो जम्मू को सफ़र करना पड़ रहा है, इलाज कराने के लिए सबको पठानकोट के पार जाना पड़ रहा है। तो वो हालात जो बने, अगर कोविड हॉस्पिटल नारायणा को बनाया गया और उसको वीआईपीज़ के लिए आपने रिजर्व कर दिया, वो तो ब्यूरोक्रेट्स ने किया। वो उसमें क्यों आवाज़ नहीं उठी बीजेपी की कि वो आम आदमियों के लिए बना है, माता के जो लोगों का चढ़ावा है उससे वो हॉस्पिटल बना है, तो वो तो आम आदमियों की इलाज के लिए होना चाहिए था, वो आपने वीवीआईपीज़ के लिए रिजर्व कर दिया। तो ये कहना कि बीजेपी ने 370 तोड़ने के बाद 1 साल में कौन सी डेवलपमेंट का नया प्रोजेक्ट यहाँ लगा या शुरू हुई है, पर क्यों आज 45 परिवार लोग आज भी बैठे हैं, कश्मीरी पंडित जो एग्जीबिशन के बाहर, प्रेस क्लब के बाहर, वो अगर 45 परिवारों को ये नौकरी देके वहाँ नहीं लेके जा सके, और वो पैकेज जब अनाउंस किया 6000 नौकरी का, वो परिवार जो 45 जाना चाहते हैं कश्मीर उनको नहीं भेज सके, तो 6 लाख को कहाँ भेजेंगे? क्योंकि इनकी राजनीति है कि कश्मीरी पंडितों के नाम पे राजनीति करो, जम्मू के नाम पे राजनीति करो, 370 तोड़ने के नाम पे राजनीति करो। जब देने का समय आएगा तो हम यहाँ कुछ नहीं देंगे। सर, अब आखिरी सवाल, अगर इस टाइम पे इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो आपको लगता है कि बीजेपी को जो यहाँ की जनता है वो वोट देगी? देखिए, जितने कदम बीजेपी ने उठाए हैं, मुझे लगता है कि लोग बदलाव के हक में हैं। लोग चाहते हैं कि वो
अब उस राजनीति को उन्होंने देख लिया कि 70 साल तक 370 और जम्मू कश्मीर का नाम इस्तेमाल किया, उसको तोड़ा, पर जो फ़ायदे देने की आपने बात की थी वो आपने किसी जनमानस तक नहीं पहुंचाए। आज लोग इलेक्शन, अगर ये बेहतर होता कि ये सारा जो ये कर रहे हैं ये इलेक्टेड असेंबली के थ्रू होता, पर आज ये आर्बिट्ररी मैटर में आप सुबह अखबार पढ़ते हैं, एक नया कानून आ जाता है, कोई माइंड की एप्लीकेशन उस पर होती नहीं, किसी का दिल किया जो अच्छा लगा वो कानून सुबह निकल गया। तो जब लोगों की भागीदारी नहीं है, जब लोगों की उसमें शमूलियत नहीं है, तो कहाँ से लोग वोट देंगे? और ये जम्मू के लोगों को जागने का अवसर भी है कि आप केवल धर्म की राजनीति देख के या एक विचारधारा जो आपके दिमाग में बिठाएगी उसको देख के जब आपने वोट दिया तो आपने उसका नतीजा भी भुगत लिया। अब एक और आखिरी सवाल, जेके अपनी पार्टी ने जो नया लैंड लॉ आया उसका अपोज किया, उसका विद्रोह किया, अब जेके अपनी पार्टी का आगे क्या मत रहेगा और इसके लिए वो क्या करने वाले हैं? देखिए, हमने बुखारी साहब ने आदरणीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से समय मांगा है और आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है वो समय देंगे और एक डेलीगेशन यहाँ से जाएगा जो बात करेगा कि जो अश्योरेंसेस हमको दी गई थी उस वक्त, जब हम एक डेलीगेशन पार्टी 8 मार्च को बनने के बाद जब डेलीगेशन एक गया था अपनी पार्टी का, तो आदरणीय गृह मंत्री ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम आपको स्टेटहुड हम आपका रिस्टोर करेंगे। वो पहली डिमांड थी। आपको डोमिसाइल जॉब के लिए प्रोटेक्शन दी जाएगी और आपके लैंड को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये लैंड की प्रोटेक्शन अपनी पार्टी के लिए नहीं है, ये लैंड की प्रोटेक्शन जम्मू की आने वाली पीढ़ियों के लिए है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो कहाँ जाएंगी, वो इस उनको माइग्रेशन के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। तो ये सारे सवाल जो है ये पार्टी जो है उठाएगी और रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे उठाएगी। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विक्रम मल्होत्रा जी। आपने साफ सुना कि पूरे एक साल में क्या तरक्की हुई है। जो बीजेपी, अगर देखा जाए तो बिहार इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर भी इसी पर राजनीति कर रही है, 370 का राग जो है अलापा जा रहा है। और जो जो डेवलपमेंट हुई है वो आप भी जानते हैं कि वो डेवलपमेंट है या नहीं है। ये सवाल आपसे भी है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आप ही के लिए है और आप बात ना करें तो फिर चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।